एनिवर्सरी पर पत्नी ने किया कांड, पति को ही बालकनी से गिराया। प्रेमिका सोफिया के लिए डिसिल्वा अपनी पैसे वाली पत्नी मैरी को जिस तरह मारना चाहता था, ठीक उसी तरह मैरी ने उसे ही ठिकाने लगाकर शिकारी को ही शिकार बना डाला। सुबह नहा धोकर मैरी बाथरूम से निकली तो उसकी दमकती काया देखकर डिसिल्वा खुद को रोक नहीं पाया और लपक कर उसे बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। मैरी ने मोहब्बत भरी अदा के साथ खुद को उसके बंधन से आजाद किया और कमर मटकाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। उसके होंठों पर शोक मुस्कान थी। थोड़ी देर में वह किचन से बाहर आई तो उसके हाथों में कॉफी से भरे 2 मग थे। एक मग डिसिल्वा को थमाकर वह उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। डिसिल्वा कॉफी का आनंद लेते हुए अखबार पढ़ने लगा। उसकी नजर अखबार में छपी हत्या की एक खबर पर पड़ी तो तुरंत उसके दिमाग ये बात कौंधी कि वह अपनी बीवी मैरी की हत्या किस तरह करे कि कानून उसका कुछ न बिगाड़ सके। वह ऐसा क्या करे कि मैरी मर जाए और वह साफ बच जाए। वह उस कहावत के हिसाब से यह काम करना चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। डिसिल्वा ने 2 साल पहले ही मैरी से प्रेम विवाह किया था। अब उसे लगने लगा था कि मैरी ने उस पर जो दौलत खर्च की है, उसके बदले उसने उससे अपने एक एक पाई की कीमत वसूल कर ली है। अब उसे अपनी सारी दौलत उसके लिए छोड़कर मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेमिका सोफिया अब उसका और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। वह खुद भी उससे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। लेकिन यह कमबख्त मैरी रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। इस रोड़े को हटाए बगैर सोफिया उसकी कभी नहीं हो सकेगी। लेकिन इस रोड़े को हटाया कैसे जाए? डिसिल्वा मैरी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हुए इस तरह डूब गया कि कॉफी पीना ही भूल गया। डिसिल्वा को सोच में डूबा देखकर मैरी बोली, तुम कहां खोए हो कि कॉफी पीना भी भूल गए? तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। और हां, हमारी बालकनी के एकदम नीचे एक गुलाब खिल रहा है। जरा देखो तो सही, कितना खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। शाम तक वह पूरी तरह खिल जाएगा, सोच रही हूं। आज शाम की पार्टी में उसे ही अपने बालों में लगाऊं डार्लिंग। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल याद है। और हां, गुलाब कहां खिल रहा है? डिसिल्वा ने मैरी की आंखों में शरारत से झांकते हुए हैरानी से पूछा। बालकनी के ठीक नीचे जो गमला रखा है उसी में खिल रहा है, मैरी ने कहा। बालकनी के ठीक नीचे गुलाब खिलने की बात सुनकर डिसिल्वा के दिमाग में तुरंत मैरी को खत्म करने की योजना आ गई। उसने सोचा, शाम को वह गुलाब दिखाने के बहाने मैरी को बालकनी तक ले जाएगा और उसे नीचे खिले गुलाब को देखने के लिए कहेगा। मैरी जैसे ही झुकेगी, वह जोर से धक्का देगा। बस सब कुछ खत्म। मैरी बालकनी से नीचे गमलों और रंगीन छतरियों के बीच गठरी बनी पड़ी होगी। इसके बाद वह एक जवान गमजदा पति की तरह रो रो कर कहेगा, हाय मेरी प्यारी बीवी। बालकनी से इस खूबसूरत गुलाब को देखने के लिए झुकी होगी और खुद को संभाल न पाने की वजह से नीचे आ गई। अपनी इस योजना पर डिसिल्वा मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि शक उसी पर किया जाएगा, क्योंकि बीवी की इस अकूत दौलत का वही अकेला वारिस होगा। लेकिन उसे अपनी बीवी का धकेलते हुए कोई देख नहीं सकेगा, इसलिए यह शक बेबुनियाद साबित होगा। सड़क से दिखाई नहीं देगा कि हुआ क्या था। जब कोई गवाह ही नहीं होगा तो वह कानून की गिरफ्त में कतई नहीं आ सकेगा। इसके बाद पीठ पीछे कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, उसे कोई परवाह नहीं है। डिसिल्वा इस बात को लेकर काफी परेशान रहता था कि सोफिया एक सस्ते रिहायशी इलाके में रहती थी। वैसे तो उसकी बीवी मैरी बहुत ही खुले दिल की थी। वह उसकी सभी जरूरतें बिना किसी रोक टोक के पूरी करती थी। तोहफे देने के मामले में भी वह कंजूस नहीं थी, लेकिन जेब खर्च देने में जरूर आनाकानी करती थी। इसीलिए वह अपनी प्रेमिका सोफिया पर खुले दिल से खर्च नहीं कर पाता था। सोफिया का नाम दिमाग में आते ही उसे याद आया कि 11 बजे सोफिया से मिलने जाना है। उसने वादा किया था, इसलिए वह उसका इंतजार कर रही होगी। अब उसे जाना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए वह मैरी से बहाना क्या करे? बहाना तो कोई भी किया जा सकता है। हेयर ड्रेसर के यहां जाना है या शॉपिंग के लिए जाना है। वैसे शॉपिंग का बहाना ज्यादा ठीक रहेगा। आज उसकी शादी की सालगिरह भी है। इस मौके पर उसे मैरी को कोई तोहफा भी देना होगा। वह मैरी से यही बात कहने वाला था कि मैरी खुद ही बोल पड़ी।
इस समय अगर तुम्हें कहीं जाना है तो आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं होटल डार डांसिंग क्लास में जा रही हूं। आज मैं लंच में भी नहीं आ सकूंगी, क्योंकि आज डांस का क्लास देर तक चलेगा और ये तुम्हारी डांसिंग क्लास मुझे सब पता है। डिसिल्वा ने मैरी को छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुम उस खूबसूरत डांसर पैरी से प्यार करने लगी हो। आजकल तुम उसी के साथ डांस करती हो ना डियर। मैं तो तुम्हारे साथ डांस करती थी और तुम्हारे साथ डांस करना मुझे पसंद भी था, लेकिन शादी के बाद तो तुमने डांस करना ही छोड़ दिया। मैरी ने कहा, वे भी क्या दिन थे। भरते हुए डिसिल्वा ने छत की ओर देखा, फिर मैरी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हें जुआन के यहां वाली वह रात याद है ना, जब हमने ब्लू डेनुब की धुन पर एक साथ डांस किया था। डिसिल्वा ने यह बात मैरी से उसे जज्बाती होने के लिए कही थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब वह उसके साथ ज्यादा वक्त रहने वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा जज्बाती होने में उसे कोई हर्ज नहीं लग रहा था। मैं वह रात कैसे भूल सकती हूं। मुझे यह भी याद है कि उस रात तुमने अपना इनाम लेने से मना कर दिया था। तुमने कहा था, हम अपने 20 रुपए की कौन कहे उसका ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी इस बात पर खुश होकर मैंने तुम्हारा वह घाटा पूरा करने के लिए तुम्हें सोने की एक घड़ी दी थी। याद है ना तुम्हें? इतना बड़ा तोहफा भला कोई कैसे भूल सकता है, डिसिल्वा ने कहा। इसके बाद डिसिल्वा सोफिया से मिलने चला गया तो मैरी अपने डांस क्लास में चली गई। डिसिल्वा सोफिया के यहां पहुंचा। चाय पीने के बाद आराम कुर्सी पर सोफिया को गोद में बिठाकर डिसिल्वा ने उसे अपनी योजना बताई। सोफिया ने उसके गालों पर एक चुंबन जड़ते हुए कहा, डार्लिंग, आपका भी जवाब नहीं, बस आज भर की बात है। कल से हम एक साथ रहेंगे। दूसरी ओर होटल डार में मैरी पैरी की बांहों में सिमटी मस्ती में झूम रही थी। वह अपने पीले रंग के बालों वाले सिर को म्यूजिक के साथ हिलाते हुए बेढंगे सुरों में पैरी के कानों में गुनगुना रही थी। पैरी ने उसकी कमर को अपनी बाहों में कसकर कहा, शरीफ बच्ची, इधर उधर के बजाय अपना ध्यान कदमों पर रखो। म्यूजिक की परवाह करने के बजाय बस अपने पैरों के स्टेप के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूं तो तुम मुझसे इस तरह की उम्मीद कैसे कर सकते हो? फिर यह क्या मूर्खता है? तुम मुझे बच्ची क्यों कह रहे हो? बच्ची नहीं तो और क्या हो तुम? पैरी ने कहा, एक छोटी सी शरीफ चंचल लड़की जो अपने अभ्यास पर ध्यान देने के बजाय कहीं और ही खोई रहती है। अच्छा आओ, अब बैठकर यह बताओ कि रात की बात का तुमने बुरा तो नहीं माना? रात को मैंने तुम्हारे पैसे लेने से मना कर दिया था ना। इसकी वजह यह थी कि मैं इस ख्याल से भी नफरत करता हूं कि हमारी दोस्ती के बीच पैसा आए। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसी कसर को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह प्लैटिनम की घड़ी लाई हूं। साथ में चुंबनों की बौछार कहकर मैरी पैरी के चेहरे को अपने चेहरे से ढककर चुंबनों की बौछार करने लगी। डिसिल्वा ने मैरी को तोहफे में देने के लिए हीरे की एक खूबसूरत मगर सेकंड हैंड क्लिप खरीदी थी। उसके लिए इतने पैसे खर्च करना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत कर ही डाली थी, क्योंकि बीवी के लिए उसका यह आखिरी तोहफा था। फिर मैरी की मौत के बाद यह तोहफा सोफिया को मिलने वाला था। जो आदमी अपनी बीवी की शादी की सालगिरह पर इतना कीमती तोहफा दे सकता है, उस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का शक भला कौन करेगा? डिसिल्वा ने हीरे की क्लिप मैरी को दी तो वाकई वह बहुत खुश हुई। वह नीचे पार्टी में जाने को तैयार थी। उसने डिसिल्वा का हाथ पकड़कर बालकनी की ओर ले जाते हुए कहा, आओ डार्लिंग, तुम भी देखो, वह गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुदरत ने उसे इसीलिए खिलाया है कि मैं उसे अपने बालों में सजाकर सालगिरह की पार्टी में शिरकत करूं। डिसिल्वा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा, कुदरत आज उस पर पूरी तरह मेहरबान है। मेरी खुद ही उसे बालकनी की ओर ले जा रही है। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा है। किसी की हत्या करना वाकई दुनिया का सबसे आसान काम है। डिसिल्वा मैरी के साथ बालकनी पर पहुंचा। उसने झुककर नीचे देखा। उसे झटका सा लगा। उसके मुंह से चीख निकली। वह हवा में गोते लगा रहा था, तभी एक भयानक चीख के साथ सब कुछ खत्म। वह नीचे छोटी छोटी छतरियों के बीच गठरी सा पड़ा था। उसके आसपास भीड़ लग गई थी। लोग आपस में कह रहे थे, ओ माय गॉड, कितना भयानक हादसा है। पुलिस को सूचित करो, एम्बुलेंस मंगाओ।
लाश के ऊपर कोई कपड़ा डाल दो। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। दूसरी ओर फ्लैट के अंदर सोफे पर हैरान परेशान उलझे बालों और भींची मुट्ठियां लिए तेजी से आंसू बहाते हुए मैरी आसपास जमा भीड़ को देख रही थी। लोगों ने उसे दिलासा देते हुए इस खौफनाक हादसे के बारे में पूछा तो मैरी ने रोते हुए कहा, मेरे ख्याल से वह गुलाब देखने के लिए बालकनी से झुके होंगे। तभी कहकर मैरी फफक फफक कर रोने लगी।